हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर साइड। आज के लेक्चर में सोशियोलॉजी के एक अहम क्लास पर बात होगी। आज का टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, इस लेक्चर के तमाम नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में 8 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट की जानिब से दी गई इसकी डिफिनेशंस पर बात करेंगे, फिर इसके इसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके नेचर और जेनेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे हम करेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो टाइप्स हैं इन पर बात करेंगे। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और 8वें नंबर पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इनके मुख्तलिफ सोसाइटी में क्या फंक्शंस होते हैं, इन तमाम फंक्शंस पर हम बात करेंगे। हम अपने पहले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर वाइटल पार्ट्स ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अहम तरीन हिस्से होते हैं जो लोगों को फाउंडेशन मुहैया करते हैं, बुनियाद फराहम करते हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, कोऑपरेट कर सके और सोसाइटी को एक आर्डर पर चला सके, एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सोसाइटी रन कर सके। ये इंस्टीट्यूशंस ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स के पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके ज़रिए किसी भी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को रोल्स मिलते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ यहाँ से मुख्तस की जाती हैं, मुख्तलिफ रूल्स सेट किए जाते हैं जिनके ज़रिए सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करने में मदद मिलती है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को। ये यहाँ तक देखते हैं कि लोग पैदा कैसे होते हैं, पैदा होने से लेकर उनके सीखने तक, उनके काम तक, उनकी मुख्तलिफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें गवर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें रन करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। हम जब सोशल इंस्टीट्यूशंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमें ये समझाता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक स्टेबल चेंज कैसे आ सकती है, कोई सोसाइटी स्टेबल कैसे रह सकती है, और वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आ रही है उनको कैसे कोई सोसाइटी अडॉप्ट कर सकती है। इस इंट्रोडक्शन से हमें ये समझ में आ गया कि सोशल इंस्टीट्यूशंस किसी भी सोसाइटी के वाइटल पार्ट्स होते हैं जो लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने, कोऑपरेट करने और सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करने की फाउंडेशन मुहैया करते हैं, और ताकि जो सोसाइटी है वो स्मूथली फंक्शन कर सके ऑर्डर और ऑर्गेनाइज तरीके से। और ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को असरअंदाज करती है, इन्फ्लुएंस करती है, लोगों के पैदा होने से लेकर उनके सीखने, काम करने, मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने तक हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट की जानिब से दी गई सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन है। मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन किया है। मेलेनोस्की के मुताबिक सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कॉमन इंटरेस्ट, कोई खास कॉमन मुश्तरक मकसद की वजह से यूनाइट होते हैं, जिनके पास मटेरियल इक्विपमेंट होते हैं ताकि वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव कर सके, और वो मुख्तलिफ रूल्स को फॉलो करते हैं जो उनके ट्रेडिशन में होंगे या फिर आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, और उसके साथ कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ कल्चर एज होल, और उनकी इस तरह काम करने से कल्चर के काम करने पर असर पैदा होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, उनके पास मटेरियल इक्विपमेंट होंगे और वो अपने मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे या उनके बीच कोई एग्रीमेंट चार्टर होगा जिसे फॉलो करेंगे, और इस पूरे काम की वजह से जो कल्चर का काम है वो उस पर इन्फ्लुएंस होगा। उसके साथ दूसरे नंबर पर बर्टन कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर सिस्टम्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर मीटिंग वेरियस फेल्ट ह्यूमन नीड्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक इंसान की मुख्तलिफ नीड्स होती हैं जिनको सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैसिवर एंड पेज कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर की जो इस्टेब्लिश्ड फॉर्म या कंडीशन जो होती हैं उनको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उसके बाद एच बार्न्स कहते हैं कि द सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी, वो सोशल स्ट्रक्चर और मशीनरी जिसके ज़रिए ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है, डायरेक्ट देती है और अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, उन तमाम जो भी ऑर्गेनाइजेशन को, डायरेक्शन को, एग्जीक्यूशन जो होती है उसको जो चीज़ कंट्रोल करती है उसको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, इंसानी जो ह्यूमन नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम यहाँ से एक जनरल सा फिनोमेना उठाएं तो वो ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये स्ट्रक्चर सिस्टम्स होते हैं जो सोसाइटी के अंदर बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, लोगों को मिलने के मौके फराहम करते हैं, उनकी नीड्स पूरी करते हैं और सोसाइटी को फंक्शनिंग रखते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एक सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस वही किरदार अदा करते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स करते हैं। अगर एक ऑर्गन काम करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो बॉडी है वो काम कर रहा है, पूरे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स का एक साथ काम करना ज़रूरी है। इसी तरह सोसाइटी के अंदर अगर उसके तमाम ऑर्गन सही से काम कर रहे हों तो वो सोसाइटी, एक मुआशरा जो है वो एक कारआमद और कामयाब मुआशरा कहलाएगा। अगर उसका कोई एक भी
जो ऑर्गन है वो सही से काम नहीं कर रहा होगा तो सोसाइटी में कोई डिफेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम उन एलिमेंट्स पर बात करते हैं जिनसे मिलकर सोशल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आते हैं। सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं सोशल इंटरेक्शन के जरिए। सोशल इंटरेक्शन पर हमने एक तफसीली लेक्चर बनाया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये किसी कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आपस में यूनाइट होगा। उसके बाद ये जो ग्रुप है इसके पास मटेरियल इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे बिल्डिंग्स होंगी, फर्नीचर होंगे और कई किस्म की यानी मटेरियल इक्विपमेंट इसके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ये ग्रुप जो है ये सोसाइटी की वहाँ पे जो मखसूस उनका कल्चर जो है, उसके कस्टम जो हैं, उसके नॉर्म जो हैं, उन पर अमल करेगा। और उसके बाद ये ग्रुप सोसाइटी के अंदर सोशल लाइफ की कोई नीड्स को फुलफ़िल करेगा। जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इन ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ के तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं। सबसे पहले दुनिया में जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है। वो किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए यूनाइटेड होते हैं, उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, उनकी कोई नॉर्म्स होती हैं, बिलीव्स होते हैं जिन पे वो अमल करते हैं। और इस सब को इसलिए करते हैं ताकि वो सोशल नीड को, किसी मखसूस सोशल नीड को वो फुलफिल कर सके, उसको वो सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास नेचर एंड जेनेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका नेचर क्या है और ये कैसे वजूद में आए। सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये नेचुरली ह्यूमन नीड्स की वजह से, और ह्यूमन जब आपस में इंसानों का इंट्रैक्शन बढ़ा तो इसकी वजह से सोशल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए। जैसे जैसे इंसानों ने आपस में कम्युनिटीज़ की सूरत में रहना शुरू कर दिया, वो ऐसे वेज, ऐसे तरीके ढूंढने लगे जिनके ज़रिए उनका बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइज हो, उनका सर्वाइवल मुमकिन हो और उनके बीच में जो कॉपरेशन है वो प्रमोट हो सके। वक्त के साथ साथ जो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस थी, जैसे बच्चे पैदा करना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि उनके जो नॉर्म्स थे, उनके जो कस्टम्स वगैरह थे, वो फॉर्मल सिस्टम्स में तब्दील होते गए। फॉर्मल सिस्टम्स मतलब कानून बनते गए, लॉ बनते गए, और इसकी वजह से सोशल इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए। उसके साथ अगर नेचर की बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो नेचर है ये डायनेमिक है। वक्त के साथ साथ ये बदलता रहता है, जो वक्त गुजरता है मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन बदलता रहता है, उसके एलिमेंट्स बदलते रहते हैं और उसका फंक्शन करने का तरीकाकार बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि इनका कोई फिक्स तरीकाकार नहीं है कि ये कैसे काम करेंगे और कैसे इवॉल्व करेंगे। जैसे पहले ज़माने में अगर हम देखें तो फैमिली स्ट्रक्चर और होता था, आज फैमिली स्ट्रक्चर और है। एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज़ थी आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले, उनमें फैमिलीज एक्सटेंडेड होती थी, यानी लंबी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, पूरे पूरे खानदान एक साथ रहते थे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी देखें तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे दो ही अच्छे वाले नारे लगते हैं और वालिदैन और बच्चे आपस में रहते हैं। वरना एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में पूरे पूरे कुंभ में पूरे पूरे खानदान एक साथ रहते थे। अगर हम जेनेसिस की बात करें कि इसकी इब्तदा कैसे हुई सोशल इंस्टीट्यूशंस की, तो ये टिपिकली इन्वॉल्व द प्रोसेस वेयर अ पर्टिकुलर नीड इज़ आइडेंटिफाइड। सोसाइटी ने सबसे पहले कोई नीड आइडेंटिफाई की कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद उस नीड को पूरा करने के लिए सबसे पहले इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस यानी नॉर्म्स आ गए, उनके कस्टम्स आ गए, रसूम और रिवाज वगैरह आ गए। फिर वक्त के साथ साथ जब वो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस जो फॉर्मलाइज हो गई, वो फॉर्मल बन गई, वो लॉ में तब्दील हो गई, उसके बाद सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस का वजूद आ गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की ऐसी कौन सी मखसूस खसूसियात थे जिनकी बुनियाद पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को मुख्तलिफ दीगर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ दीगर इंस्टीट्यूशन से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मेटिव होते हैं, किसी न किसी नॉर्म की बुनियाद पे, एक मखसूस तरीक़ाकार की बुनियाद पे, मखसूस कायदे की बुनियाद पे होती है। इसमें क्या होते हैं, रूल्स को इन्फोर्स किया जाता है, रूल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, लोगों को गाइड किया जाता है कि वो कैसे मुआशरे के अंदर बिहेव करें। मिसाल के तौर पे अब स्कूल का नॉर्म सेट है कि स्टूडेंट्स क्या पहन कर आएंगे, क्या पढ़ेंगे, ये नॉर्म सेट है स्कूल की। तो एक जो स्कूल जो होगा वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। नंबर 2, रेगुलरिटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस ये बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं फॉर्मल रेगुलेशंस के अंदर। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर मुख्तलिफ इनफॉर्मल या फॉर्मल लाज बने होते हैं कि ये चीज़ें करनी ठीक है, ये चीज़ें करनी गलत है। तो एक रेगुलरिटी होती है। उसके बाद ये यूनिवर्सल होते हैं। दुनिया में ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये यूनिवर्सल है। दुनिया की हर सोसाइटी में फैमिली भी होती है, रिलीजन भी होता है, एजुकेशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, और ये चीज़ें होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी सोसाइटीज़ हैं उन सब में सोशल इंस्टीट्यूशंस वजूद रखते हैं। नंबर 4 है स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा नहीं कि बेतरतीब और बिखरे पड़े नहीं होते हैं। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होते हैं, उनके क्लियर रूल्स होते हैं, लोगों के रोल्स मखसूस होते हैं, वहाँ रूल्स बने होते हैं, वहाँ पे किसी न किसी बंदे के पास अथॉरिटी होती है। एक जैसे स्कूल की मिसाल ले लेते, एक प्रिंसिपल है, उसका अलग रोल है, टीचर्स है उनके अलग रोल है, स्टूडेंट्स का अलग रोल है, और हर बंदे का रोल, उसकी ड्यूटी, उसकी लाइबिलिटीज़ मुख्तस हुई है। उसके बाद डायनेमिक है। वक्त के साथ साथ ये जो करेक्टरिस्टिक्स, ये एक अहम तरीन करेक्टरिस्टिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस की कि वक्त के साथ साथ ये बदलते रहते, स्टेटिक नहीं है, एक जैसे नहीं रहते। मिसाल के तौर पे पुराने ज़माने में रिलीजन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी वेस्ट में। आजकल ये मॉडर्नाइजेशन में सेकुलराइजेशन और सेकुलर नज़रियात को ज़्यादा फ़रोग हासिल है। उसके बाद ये फंक्शनल होती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटिक जमूद का शिकार एक जगह पे जमे हुए हों, बल्कि सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, उन सब का पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो उस फंक्शन को
पूरी तरह फुलफिल करते हैं। जैसे फैमिली का एक फंक्शन है बच्चों की परवरिश करना, उनको इमोशनल सपोर्ट फ्राहम करना। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, उसको मेंटेन रखना। इकोनॉमी जो है ये जॉब्स प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो सबसे पहले नॉर्मेटिव होंगे, फिर वो रेगुलर होंगे, तीसरे नंबर पर यूनिवर्सल होंगे, दुनिया की हर सोसाइटी में ये मौजूद होंगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, डायनेमिक होंगे, वक्त के साथ साथ ये चेंज होते रहेंगे और सोसाइटी के अंदर अपना फंक्शन पूरी तरह अदा करते रहेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो कई बुनियादों पर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स बन सकती है, लेकिन हमारे पास 5 टाइप्स जो हैं उनमें सबसे पहले है फैमिली। अब फैमिली का क्या काम है? फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की हर सोसाइटी में फैमिली मौजूद होती है, जिसका बुनियादी काम क्या होता है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन है कि ये बच्चे पैदा करें। दूसरे नंबर पे उन बच्चों की सोशलाइजेशन है, उनको सोसाइटी के अंदर रहना सिखाए। उसके बाद ये उन बच्चों को, फैमिली के मेम्बर्स को इमोशनल और मटेरियल सपोर्ट फराहम करती है। इमोशनल सपोर्ट उनकी हमदर्दी के जरिए, अपने रवैयों के जरिए, मटेरियल सपोर्ट अपने माली वसाइल के जरिए, दौलत के जरिए, पैसे के जरिए सपोर्ट फराहम करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास रिलीजन है। अब रिलीजन क्या है? ये सबसे पहले स्पिरिचुअल गाइडेंस मुहैया करता है, लोगों को बताता है कि मॉरलिटी क्या है, कौन सी चीज़ें मॉरल है, कौन सी इमोरल है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, मॉरल कोड्स के बारे में हमें बताता है। और कम्युनिटी के अंदर जो उसके बिलीवर्स होते हैं किसी मखसूस रिलीजन के, उनके अंदर में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को फोस्टर करता है, उसको फ़रोग देता है। ये लोगों को मुख्तलिफ क्राइसिस से वो आराम देने के लिए है, मुख्तलिफ मसाइल का हल मज़हब पेश करता है और हर मज़हब का अलग फंक्शन है, ज़िंदगी और मौत के बारे में इसके नज़रियात अलग अलग है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एजुकेशन है। एजुकेशन क्या करती है? नॉलेज सबसे पहले, उसके बाद स्किल्स देती है, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों को कल्चर वैल्यूज़ के बारे में बताती है। स्कूल जो है वो एक बच्चे को, एक बंदे को माशरे के अंदर उसके फंक्शंस तक पहुंचाता है, उसके फंक्शंस के बारे में बताता है, उसे सिखाता है बोलते कैसे है, पढ़ते कैसे है, लिखते कैसे है और क्रिटिकली सोचते कैसे हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास इकोनॉमी। इकोनॉमी का मकसद बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की प्रोडक्शन नहीं है बल्कि वसाइल की, रिसोर्सेज की प्रोडक्शन है। फिर उन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है कि अब ये रिसोर्सेज जो है उनको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स है कि चीज़ों को कहाँ पे खर्च किया जाएगा, सर्विसेज का कैसे कंज्यूम किया जाएगा, सर्विसेज कहाँ खर्च की जाएंगी, कहाँ से ली जाएंगी। ये लोगों को एक लाइवलीहुड अर्न करने का तरीकाकार मुहैया करता है और उनकी सोसाइटी के अंदर उनकी इकोनॉमिक क्लास और वेल्थ को ये शेप करता है। पांचवें नंबर पे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब बुनियादी तौर पे यही है कि ये गवर्नेंस सिस्टम है जो कवानीन बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ये रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कि किन लोगों के पास कितना इख्तियार होगा, कितना पावर होगा। ये लोगों को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज के जरिए, लीगल फ्रेमवर्क के जरिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए एक सोसाइटी को स्टेबल बनाती है गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है? इसका बुनियादी मतलब ये है कि इनफॉर्मल जो भी जितने भी बिहेवियर्स होंगे, जितने भी प्रैक्टिसेस होंगे, उनको फॉर्मल कैसे बनाया जाए। यानी इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस, बिहेवियर्स, नॉर्म्स वगैरह को फॉर्मल लॉज वगैरह, कवानीन वगैरह बनाना, ये कैसे मुमकिन है? इस पूरे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले इमरजेंस है। सबसे पहले सोसाइटी में कोई नीड या प्रॉब्लम अराइज होगी, फिर लोग उसको इनफॉर्मल तरीकों से हल करने की कोशिश करेंगे। और यानी कि सबसे पहले लोग इसको इनफॉर्मल तरीक़ों से अपने ज़ाती कोशिशों के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ, जैसे अब मिसाल लेते हैं कि पहले इंसान खाने पीने के लिए शिकार करते थे ताकि खुराक इकट्ठी कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी स्ट्रक्चर जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे जॉब्स वगैरह का रुझान है, यहाँ बिजनेस का रुझान, यहाँ और तरीक़ों से कमाने का रुझान है। उसके साथ नंबर 2 है डेवलपमेंट। वक्त के साथ साथ जो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस थी वो ऑर्गेनाइज होती गई, लोगों के जो रोल्स थे, एक्सपेक्टेशंस थे, वो डिफाइंड होने लगे। मिसाल के तौर पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चों को एजुकेट करना। और एंड रूल्स आर पुट इन प्लेस, और जो रूल्स हैं किसी स्कूल के, उनको उस जगह पे पूरी तरह अमल दरामद करवाना। तो ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इमरजेंस होती है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम जन्म लेता है या कोई ज़रूरत आ जाती है, लोग उसको इनफॉर्मल तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं। वक्त के साथ साथ ये हो जाता है कि वो इनफॉर्मल तरीके और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और रोल्स फिक्स होते हैं, डिफाइंड होते हैं। और नंबर 3 है, इस प्रोसेस में तीसरा कदम पड़ता है रिकॉग्निशन पे। जैसे जैसे जो प्रैक्टिस है ये वाइड स्प्रेड होती है, फैलती जाती है, ये फॉर्मल रिकॉग्निशन थ्रू लॉज। जैसे अगर एक चीज़ पे आमतौर पे, अगर जैसे माशरे में अगर नंगा होकर बिल्कुल चलना, ये सबसे पहले इमोरल होता है, इमोरल चीज़ थी एक, इसके बारे में कोई कानून नहीं था। लेकिन अभी ये क्या हो गया, जब ये वाइड स्प्रेड हो गया, हर सोसाइटी में इसको बुरा माना जाने लगा, तो उसके बाद ये फॉर्मल एक लॉ बन गया कि ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। अब इसकी एक और एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे अदालतें वगैरह हैं, जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, इनके अपने फॉर्मल लीगल रूल्स बने होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्टेबलाइजेशन। फाइनली इंस्टीट्यूशन बिकम अ स्टेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब इनफॉर्मल तरीके फॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद सोसाइटी जो होती है ये स्टेबल हो जाती है, वो इंस्टीट्यूशन स्टेबल हो जाता है। इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट मेंबर्स। सोसाइटी के अक्सर मेंबर इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड चेंजेस टू इट हैपन स्लोली इफ एट ऑल। तो इस प्रोसेस में 4 चीज़ें शामिल। सबसे पहले कोई मसला आएगा और लोग उसको इनफॉर्मल तरीकों से हल करने की कोशिश करेंगे, कोई ज़रूरत आएगी, लोग उसको इनफॉर्मल तरीकों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ वक्त के साथ साथ वो डिवेल्प होता जाएगा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता जाएगा, रोल्स और एक्सपेक्टेशंस डिफाइंड होंगी। तीसरे नंबर पर रिकॉग्निशन उसे मिलेगी। अगर वो और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस, तो वो फॉर्मल रिकॉग्निशन हासिल कर लेंगी, कवानीन वगैरह बनेंगी, जिनकी वजह से सोसाइटी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब एक सोशल इंस्टीट्यूशन एक माशरे में कई फंक्शन सरंजाम देता है। अब हम हर सोशल इंस्टीट्यूशन और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फैमिली।
अब फैमिली सबसे पहले क्या करती है, बच्चों की सोशलाइजेशन करती है, उनको पढ़ाती है, उनको बताती है कि कैसे बिहेव करना है, सोशल नॉर्म्स के को अपने अंदर कैसे इंस्टिल करना है, वैल्यूज़ जो है किसी सोसाइटी के अंदर उन पे कैसे अमल करना है, जैसे रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, कोऑपरेशन है सोसाइटी के अंदर, यानी सोशलाइजेशन करती है। दूसरे नंबर पे इमोशनल सपोर्ट फ्राहम करती है, अगर वो उदास है, गमगीन है तो उसको मॉरल और इमोशनल सपोर्ट देगी, उसको प्यार देगी, उसको केयर देगी, इमोशनल सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। एक फैमिली के मेंबर्स आपस में यही करते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत देंगे, ख्याल रखेंगे, इमोशनल सिक्योरिटी देंगे, दुख सुख में साथ देंगे, यही इमोशनल सपोर्ट है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, फैमिलीज़ के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनको रेज़ किया जाता है, उनको बियर किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट में क्या है कि एक फैमिली में जैसे बाप के पास दौलत है तो वो उसके बेटों को भी जाती है, बेटियों को भी जाती है, उसकी बीवी को भी जाती है। तो ये फैमिली जो होती है वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी फराहम करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन है रिलीजन, मज़हब का क्या काम है? सबसे पहले ये मॉरल गाइडेंस देता है, लोगों को बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है। दूसरे नंबर पे सोशल कोहिजन, अब एक मज़हब को मानने वाले एक जैसी चीज़ें रखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, उस वजह से वो आपस में कनेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे कल्चरल ट्रांसमिशन, अब एक मज़हब को मानने वाले मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं तो वो आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे की कल्चर की चीज़ें शेयर करते हैं और कल्चरल ट्रांसमिशन हो जाती है। उसके बाद सोशल कंट्रोल, अब मज़हब क्या है, खुदा के ज़रिए, एक डिवाइन हस्ती के ज़रिए वो कभी भगवान की शक्ल में, कभी खुदा की शक्ल में, कभी क्रिस्ट की शक्ल में, ये क्या करता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल पैदा करता है कि आप इस दुनिया में जो कुछ करेंगे बाद में आपको इसका कर्मा जो है कि इसका आपको क़यामत के दिन मिसाल के तौर पे आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह वो मॉरल बिहेवियर जो है उनको कंट्रोल किए जाते हैं, वहाँ पे मेंटेन किया जाता है ऑर्डर को और स्टेबिलिटी को। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूशन है हमारे पास वो है एजुकेशन। एजुकेशन का सबसे पहला काम है नॉलेज ट्रांसमिशन, एजुकेशन के ज़रिए इल्म जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को, एक बंदे से दूसरे बंदे को ये ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर सोशल इंटीग्रेशन, अब बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करते हैं तो उनके जहन एक जैसे हो जाते हैं, वो चीज़ों को एक जैसी नज़र से देखना शुरू करते हैं। अगरचे सब्जेक्टिव चीज़ें वो अलग है कि दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जब सबकी तालीम और तरबियत एक जैसी होती है तो उनके अंदर सोशल इंटीग्रेशन हो जाती है। फिर सोशल मोबिलिटी, कि वक्त के साथ साथ नॉलेज जब उनमें लोगों में आ जाता है, स्किल्स जब वो सीखते हैं तो उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, खुद को सोसाइटी के अंदर इंप्रूव करके पेश करना और सोशल स्टेटस को अपने अपडेट करना, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के जरिए होती है। फिर इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, अब ये इनोवेशन जो भी आती है वो तालीम के जरिए आती है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के जरिए आती है और सोसाइटी के अंदर नई जितनी भी चीज़ें आएंगी, तरक्की जितनी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग जितनी होगी, साइंटिफिक डिस्कवरी जितनी होगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जितने होंगे और सोसाइटल प्रोग्रेस जो है वो सारी एजुकेशन के जरिए होती है। हमारे पास चौथा इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का बुनियादी काम क्या है? प्रोडक्शन, वसाइल को पैदा करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद सोसाइटी के मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, सोसाइटीज़ मुख्तलिफ जो हैं, उन सब में ये उनके शेयर के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसके बाद ये लोगों को वहाँ पे सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको जॉब्स देते हैं, उनको पैसा कमाने का ज़राए जो है वो मुहैया करते हैं। फिर रिसोर्सेज एलोकेशन, जितने भी अब जैसे लेबर जो हैं कौन करेगा, उसको कितना पे किया जाएगा, कितने घंटे काम लिए जाएगी, ये सारी चीज़ें होती है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अब वेल्थ जो है एक क्लास के पास पूरी वेल्थ मौजूद ना रहे, इस बात का ख्याल रखा जाता है। वेल्थ को मुख्तलिफ क्लासेस में, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इन सब क्लासेस में दौलत की बराबर तकसीम के हवाले से काम किया जाता है। उसके बाद पांचवा इंस्टीट्यूशन हमारे पास है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है? गवर्नेंस, गवर्नमेंट आ जाती है जो वहाँ पे नए लॉज को लाती है, पॉलिसीज़ लाती है, नई पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक शख्स के पास पावर मौजूद ना हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो किसी शख्स के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, पावर लोगों में तकसीम रहे। फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कहीं किसी सोसाइटी के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ लोगों के बीच में या इंस्टीट्यूशन के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसे रिजोल्व किया जाता है। और उसके बाद आखिर में ये एक फ़र्द को सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी फराहम करती है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो या फिर इंटरनल थ्रेट्स हो। उन सब से एक सोसाइटी के एक सिटीजन को, एक इंडिविजुअल के, उसके जितने भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सोशल इंस्टीट्यूशंस ये हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी सोसाइटी के, जो सोसाइटी को फंक्शनिंग रखते हैं। हर इंस्टीट्यूशन एक मखसूस स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और इंसानी मुख्तलिफ नीड जो हैं उनको एड्रेस करता है, उनको फिलफिल करता है, बिहेवियर जो है उनको ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्डर फॉर्म में लाता है और सोशल स्टेबिलिटी जो है इसको इंश्योर करता है और सोसाइटीज़ को इनेबल करता है कि वो ग्रोथ की तरफ जाएँ, वो वक्त के साथ प्रोग्रेस की तरफ जाएँ। और ये सारी चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें मालूम हो सके कि सोसाइटीज़ किस तरह काम करती हैं और कैसे इंडिविजुअल्स एक बड़े सोशल स्ट्रक्चर में फिट हो सकते हैं और एक इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी का हिस्सा बनता है और उसके हिस्सा बनने से कैसे सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन है वो वजूद में आते हैं और कैसे वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर एक बॉडी की तरह परफॉर्म करते हैं। तो एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, एक सोसाइटी ऑर्डर और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और ऐसे ही मजीद लेक्चर्स देखते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।